सभी लोगों को नमस्कार। आज 9 अप्रैल 2020 और हम अपने फेसबुक लाइव प्रोथ सेशंस का 9th सेशन करने जा रहे हैं और लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय कुछ रिकैप या रिफ्रेश करने में चीज़ों को उसमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और फिर जब जो आज का सब्जेक्ट है हमारा उसमें सभी लोग साथ हों। तो हम लगातार ये देखते आ रहे हैं, मेरी कोशिश ये रही है कि हम सभी लोग ये महसूस करें कि अभी आज की जो स्थितियां हैं हर तरह से वो बिल्कुल उपयुक्त हैं कि हम प्रौत के लिए काम करें। ये बार बार ये पूछना कि राजेश जी कब आएगा, दादा कब आ जाएगा प्रौत, तो बजाय इसके कि हम ये सवाल करें, ये सवाल हम खुद से करें कि प्रौत के लाने में हमारा योगदान क्या है। मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये एक यक्ष प्रश्न है कि आखिर पूरे समाज के लिए जो एक इतना आवश्यक दर्शन है वो आज पिछले 60 साल से दिए जाने के बावजूद इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। और अब काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो आज के सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है वो प्रौत दर्शन के अंदर में वो है ब्लॉक लेवल प्लानिंग। ऐसे तो भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया भर में आप देखेंगे कि जो इकाई है रहने की लोगों के साथ में, वो सबसे छोटी इकाई तो गांव है, विलेज है। बट विलेज इतनी छोटी इकाई हो जाती है कि उसमें कई बारी कुछ कर पाना संभव नहीं होता है। इक्के दुक्के कोई ऐसे गांव हैं जिनको कि जहाँ पे आप कोई एक डेवलपमेंटल प्लानिंग अलग से ले सकते हैं, अदरवाइज सब जगह ये संभव नहीं है। और जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वाराणसी में बैठा हूँ, यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक गाँव है जिसका नाम है गहमर। और गहमर संभवतः भारतवर्ष का तो फॉर श्योर और एशिया का भी सबसे बड़ा गांव है, संभवतः दुनिया का भी सबसे बड़ा गांव है गहमर। तो इसलिए प्रौत प्रणेता ने जो डेवलपमेंट की जो सबसे पहली इकाई ली है, उस इकाई को जो अभी भी एग्जिस्ट करता है वो है ब्लॉक। एक डिस्ट्रिक्ट के पेरिफेरी के अंदर में कई ब्लॉक्स होते हैं और उन ब्लॉक्स के माध्यम से अभी की भी सरकारें अपने डेवलपमेंटल प्रोग्राम चला रही हैं। बट जैसा मैंने कल के चर्चा में कहा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के लोक उपक्रम होंगे पीएसयूज, वो और आज के पीएसयूज के वर्किंग में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो उसी तरह से ब्लॉक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और प्रौत की अर्थव्यवस्था में भी वो एग्जिस्ट करेंगे। और वो जैसा मैंने कहा कि प्रौत के प्रणेता ने इसको डेवलपमेंटल प्लानिंग की पहली सीढ़ी के तौर पे, फर्स्ट एंटिटी के तौर पे लिया है या रिकॉग्नाइज किया है इसको। तो थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं हम कि ब्लॉक के डिफरेंट जो है वो प्लानिंग्स ऑलरेडी रही है सरकार की, तो हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए, या उस तरह से डेवलपमेंट क्यों नहीं पहुंचा हर आदमी तक जैसे पहुंचना चाहिए था। ये करप्शन, नेपोटिज्म, ये सब की चर्चा मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो और भी कई फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं उनकी चर्चा मैं ज़रूर करूँगा। क्योंकि आप देखिए, जब भी प्लानिंग होती है तो प्लानिंग के ऊपर में प्लानिंग करने वालों का एक जो जियो सेंटीमेंट है ना, वो करता है। चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियंस हो, वो अपने क्षेत्र विशेष को प्रायोरिटी देते हैं। उस प्रायोरिटी देने के क्रम में वो लोग इकोनॉमिक जो वाइबिलिटी है या कमर्शियल वाइबिलिटी है उसको भी वो इग्नोर कर जाते हैं। अब एग्जांपल लीजिए, मालदा में किसी तरह का कोई रॉ मटेरियल नहीं था, कुछ भी नहीं होने के बावजूद वहाँ के जो तत्कालीन सांसद थे ABA गनी खान चौधरी साहब, वो रेलवे मंत्री थे, तो मालदा को उन्होंने कोच फैक्ट्री दिया। ठीक है, अब मालदा में कोच फैक्ट्री बनेगा तो निश्चित तौर पे लोकल लोगों को जॉब मिला, बट वहाँ पे ये प्रौत की अर्थव्यवस्था में इसलिए कमर्शियली और इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स है नहीं। मालदा तो छोड़िए, मालदा से दूर दूर तक कहीं रॉ मटेरियल्स नहीं था। और ये काम सिर्फ गनी खान चौधरी साहब ने नहीं किया, उनके बाद भी जितने रेलवे मंत्री बने, रेलवे मिनिस्टर्स इंडिया के अंदर में,
वो सब लोगों ने कुछ ना कुछ रेलवे का एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने लोकसभा क्षेत्र में ले गए, बिना ये सोचे समझे कि वेदर इट्स कमर्शियली और इकोनॉमिकली वायबल और नॉट। तो इसलिए ये एक जो जियो सेंटीमेंट है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और ये ब्यूरोक्रेट्स के भी केस में होता है। ब्यूरोक्रेट्स का भी अपने जगह के प्रति एक स्वाभाविक लगाव होता है, और दूसरे जगह के प्रति उनके मन में कोई विशेष आकर्षण होता नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नेग्लेक्ट करते हैं, बट एफिनिटी नहीं है तो कंसर्न भी नहीं है। और उसके कारण ये होता है कि जो डेवलपमेंटल एक प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो नहीं हो पाती है। इसके कुछ बड़े ही प्रैक्टिकल पक्ष भी हैं। प्रैक्टिकल पक्ष क्या है कि अब एक मान लीजिए कि डेटा है उनके पास में कि कोई एक्स ब्लॉक है, उसका एक कोई नाम ले लेते हैं, चलिए राजनगर उसका नाम रख लेते हैं कि ये राजनगर ब्लॉक है। तो राजनगर ब्लॉक का डेटा तो उनके पास में है कि इतनी ज़मीन है, ये इतने लोग वहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट संभवतः उनको ये नहीं पता होता है कि उस ज़मीन लैंड एरिया के अंदर में कितनी रेतीली है, कितनी पथरीली है, कितनी ऊबड़ खाबड़ है, उसमें कितने में खेती हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसकी जानकारी नहीं होती है। तो ये एक बड़ा पक्ष भी है कि डेटा है बट दैट इज़ नॉट रियल टाइम, कि वहाँ पे एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, और वो बाहर बैठे हुए हैं। और मैं कह रहा हूँ कि वो क्या, मैं भी उनकी जगह हूँ तो मेरे लिए भी संभव नहीं है कि मैं भारतवर्ष के सारे ब्लॉक्स में घूम के देख पाऊँ। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष के अंदर में आज के दिन में 6,612 6,612 ब्लॉक्स हैं। तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, किसी उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है एक फैक्टर हुआ कि डेटा है बट वो रियल टाइम ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर हम इसको केंद्र में ना ले जाके राज्य स्तर तक ही सीमित रखें, तो एक ब्लॉक की समस्या या एक जिले की डिस्ट्रिक्ट की समस्या को उनके राज्य मुख्यालय स्टेट हेडक्वार्टर तक जाते जाते और वहाँ से कई बार डिसीजन आते आते चीज़ों की जो स्थितियाँ हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ आया और बाढ़ आई और बहुत बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई, लोग अचानक से जो है सडन फ्लड हुआ और लोग उसमें फंस गए। अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से खबर जाती है स्टेट हेडक्वार्टर को कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं। अब वो आप ब्यूरोक्रेटिक तरीका भी जानते हैं काम करने का हमारे देश में कि चूंकि दे आर नॉट अफेक्टेड पीपल, तो वो बड़े धीरे धीरे होता है कि अच्छा ही तो गरीब लोग हैं, पिछले जन्म का पाप है, ये संस्कार है, भोगेगा, कोई बात नहीं है, करने दो। तो ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी डिले होता है। और 3, 4, 5, 7 दिन के बाद जब ऊपर से डिसीजन होता है कि अच्छा ठीक है बाढ़ आई हुई है, वहाँ नाव भेज दो, वहाँ खाने की चीज़ें भेज दो, तो पता चला कि जब तक डिसीजन होने के बाद वहाँ जब चीज़ें पहुँची तो पता चला बाढ़ का पानी ख़त्म हो चुका है, नाव की कोई आवश्यकता नहीं है, खाने की चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं है, चूँकि रूरल बेल्ट में लोगों के पास खाने का अपना कुछ होता है। स्थितियाँ वहाँ क्या है, इस बाढ़ में 3 दिन के अंदर में बहुत सारे जानवर मर गए, एनिमल्स उनकी जो है डेथ हो गई, और उनकी जो डेड बॉडी है अब वो डीकम्पोज हो रही है। तो उनको उस डीकम्पोज होते बॉडी को हटाना, सैनिटाइज करना, और जो है लोगों को भी, लोग बीमार हो रहे हैं तो मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए। तो देखिए डिसीजन होते होते ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल चेंज हो गई। तो इसलिए प्रौद्ध के प्रणेता ने जो है एक लोकल जो सबसे बेसिक मॉडल लिया, वो लिया आपका ब्लॉक का। और यूजुअली आज के दिन में भी जैसा मैंने कहा कि देयर आर 6,612 ब्लॉक्स ऑल अक्रॉस इंडिया, तो उसी तरह से तकरीबन 6,40,000 6,40,000 विलेजेस हैं। तो ऑन एवरेज आप देखेंगे कि एक ब्लॉक के अंदर में वो वेरी करेगा, कहीं 8 होंगे, कहीं 9 होंगे, कहीं 10 होंगे, बट ऑन एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 9-10 गांव विलेजेस एक ब्लॉक के अंदर में आते हैं। तो यहाँ पे जियो सेंटीमेंट भी रोल प्ले करता है डेवलपमेंट नहीं होने में, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं होता है, जब तक डिसीजंस होते हैं तब तक चीज़ें चेंज हो चुकी होती हैं। तो इसलिए अगर हमारा ये या जो प्रौद्ध के प्रणेता का जो संकल्प है कि ब्लॉक लेवल पे एक अपना प्लानिंग मॉडल हो, डेवलपमेंटल प्लानिंग का मॉडल हो, तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा एरिया है
लोग अपने कमियों को भी जानते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स को भी जानते हैं। उनको ये पता है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो खाने में क्या पसंद करते हैं, उनको और क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कहाँ पे वो खेती कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, किस जगह पे उनको इंडस्ट्री लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का उनको बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है। तो प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं कि जो पहली तुम्हारी डेवलपमेंटल इकाई होगी, यूनिट होगी, दैट बिगिंस फ्रॉम ब्लॉक। बाकी के व्यवस्थाओं में आप देखिए पूंजीवाद और साम्यवाद, साम्यवाद तो खत्म हो गया तो चर्चा नहीं करते हैं उसकी। साम्यवाद खत्म का मतलब वो इकोनॉमिक मॉडल खत्म हो चुका, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पूंजीवाद में जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप। एक इंडस्ट्रियलिस्ट तय करता है कि उसको जो है कहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, कहाँ पे उसको भारतवर्ष में सबसे सस्ती ज़मीन मिलेगी। अच्छा, भारत में नहीं मिल रही है तो चलो चाइना में कर लेते हैं। अच्छा, लेबर इंडिया से भी सस्ता चाइना है तो चलो चाइना चले चलते हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप एंड देन इट परकुलेट्स डाउन द लाइन। बट प्रभुत्व की अर्थव्यवस्था में बिल्कुल रिवर्स है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बॉटम एंड देन इट ग्रेजुअली गो अपवर्ड्स। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रभुत्व के प्रणेता ने हमें जो सिखाया है, बताया है कि वी हैव टू वर्क इन अ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में हम लोगों को काम करना है। तो हमारा जो इस विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की जो पहली डेवलपमेंटल यूनिट है दैट इज ब्लॉक। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लॉक लेवल प्लानिंग कि कैसे उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कैसे कैसे काम करेंगे, क्या मैकेनिज्म है, क्या हमारे साथ इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके सॉल्यूशंस कैसे प्रभुत्व के प्रणेता ने दे रखे हैं। ये हम सारी चीज़ों के ऊपर में चर्चा करेंगे आज। तो पहली चीज़ उन्होंने कहा कि ब्लॉक लेवल प्लानिंग में हम फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट फैक्टर क्या ध्यान में रखेंगे, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो या वो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस हो, उसमें हम कॉस्ट का हमेशा ध्यान रखेंगे। समझते हैं इसको? जैसे हम एग्रीकल्चर को लेते हैं। एग्रीकल्चर में आप देखिए कि भारतवर्ष में जो एक ट्रेडिशनल खेती है उसमें क्या होता है, एक किसान है, उसके पास 2-4 बीघे की ज़मीन होती है, वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो ट्रैक्टर ले सके, तो हल से, बैल से और क्या कहते हैं उनके परिवार की महिलाएं, बेटियां, बहुएं वो सब काम करते हैं उसके अंदर में। अगर मान लीजिए कि ज़रूरत पड़ा तो उन्होंने ट्रैक्टर भी भाड़े पे ले लिया किसी से। उसके बाद उनको सीड्स चाहिए होता है, फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, और जब उनका वो प्रोड्यूस होता है, जब उपज आती है, तो वो जो खेत है, पूंजीपति क्या करता है, अगर वो फैक्ट्री उसकी भी है तो उस फैक्ट्री को बनाने में जो लागत है, या अगर उस पर वो बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो उस कॉस्ट को भी जोड़ता है। लेकिन हमारे ये जो किसान भाई हैं कि अरे खेत ये तो हमारी पुश्तैनी है, दादा ने से मिली थी, परदादा से मिली थी, वो उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं जोड़ते उसके अंदर में। उनके घर के लोग जो लेबर करते हैं, महिलाएं, वो खुद, उनके भाई, उनके बच्चे, उसकी कोई कॉस्टिंग उसके अंदर नहीं की जाती है। आप कोई भी अगर चीज़ यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट, तो वो आज जितनी नई है, इफ़ेक्टिव है, आने वाले 2-4 साल के बाद उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। वो उसको इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, उसका डिप्रिसिएशन हो रहा है, कि उसकी जो काम करने की क्षमता या जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जैसे बोलते हैं ना, आप नई गाड़ी ले लीजिए, आज 2 दिन के बाद भी बेचने जाइएगा तो आपको उसकी वो प्राइस नहीं मिलेगी, जबकि वो 2 ही दिन पुरानी है। बट एक डिप्रिसिएशन हो गया, क्या कि भाई अब ये फर्स्ट हैंड कार नहीं है, इट्स नाउ अ सेकेंड हैंड कार। ये जो है, इस कार की पहली रजिस्ट्री जो है मुकेश पंत दादा ने करा रखी थी, और अब राजेश खरीद रहे हैं तो राजेश वो पैसा नहीं देगा जो शोरूम का है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो उनमें भी होता है, चाहे वो ट्रैक्टर हो या एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हो, तो ये कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं की जाती है। तो प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं कि पहले, और यही चीज़ वो कहते हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, इंडस्ट्री के अंदर में भी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में कैसे काम करेंगी चीज़ें, हमारी अर्थव्यवस्था में चीज़ें कोऑपरेटिव में काम करेंगी, और कोऑपरेटिव में काम करेंगी तो एग्रीकल्चर में क्या होगा, हमारा फार्मर्स कोऑपरेटिव होगा, और इंडस्ट्री में जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव होगा। तो जब एग्रीकल्चरल हो या प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव हो, दोनों में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, हम साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, और प्रोड्यूस के अंदर में
जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं हम उनको माइन्यूट लेवल तक कैलकुलेट करेंगे, सो दैट कि हमने जो उसके पीछे इन्वेस्ट किया है या हमारी जो इन्वेस्टमेंट रही है उसकी हम रियल कॉस्टिंग कर सकें, ताकि हमारा वो जो इकोनॉमिक अफेयर है या इंटरप्राइज है, इंडस्ट्री है, वो लॉस में ना जाए। क्योंकि अगर आपकी कॉस्टिंग सही नहीं होगी तो आप नुकसान में जाएंगे, नुकसान में जाएंगे तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, वायबल नहीं होगा तो आप छोड़ देंगे। तो पहली चीज़ कहते हैं प्रौद्योगिकी के प्रणेता कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल आपको साइंटिफिकली कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे फिर आती है, कोऑपरेटिव रोल एक प्ले करता है कि एक इंडिविजुअल किसान के लिए शायद ये सक्षम नहीं है कि कोई साइंटिफिक टूल, गैजेट, इक्विपमेंट यूज़ कर सके, लेकिन जब 100 किसान भाई मिल जाते हैं, एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं, तो वो इतने सक्षम होते हैं, उसमें कोई टेक्निकली एडवांस भी हो सकते हैं, उनको चीज़ों की नो हाउ हो सकती है, तो वो माइन्यूट लेवल तक उसकी कॉस्टिंग को निकाल सकते हैं। और जब हमारी कॉस्टिंग परफेक्ट होगी तो उसमें एक जो प्रौद्योगिकी के सिस्टम में है कि 15% तक का हम प्रॉफिट रख सकते हैं, तो 15% प्रॉफिट ऐड करके हम उसकी कॉस्टिंग करेंगे। इन केस अगर हमारे प्रोड्यूस की प्राइस बगल के किसी समाज के या किसी 2, 4, 10 ब्लॉक दूर के किसी ब्लॉक में अगर प्रोड्यूस हो रहा है, उसके प्राइसिंग से हमारी महंगी है, तो प्रौद्योगिकी के प्रणेता कहते हैं कि तुमको कोशिश करनी होगी कि यू हैव टू मेक योर प्रोड्यूस कम्पिटिटिव। उसके रेट्स को कैसे, कॉस्टिंग को मिनिमाइज किया जाए, यू हैव टू वर्क ऑन इट सो दैट इट शुड बी इकोनॉमिकली वायबल, कमर्शियली वायबल एंड कम्पिटिटिव टू द अदर गुड्स। तो वो हमें करना है। तो पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। दूसरा, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब हमारे उस ब्लॉक विशेष में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी लैंड है, जो मैन पावर है, बाकी और भी जो रिसोर्सेज हैं जिनके आधार पे हम कुछ इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट सो दैट कि हम उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, वो मैक्सिमम हो। बट यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस है। अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का दूसरा सूत्र याद करेंगे, प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तो ब्लॉक लेवल पे भी जब आप आएंगे तो प्रोडक्शन फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन आपको नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्शन फॉर द सेक ऑफ कंजम्पशन, कि हमारी जो ज़रूरतें क्या हैं, हमारे नेसेसिटीज़ क्या हैं, हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें क्या हैं, किससे हमारा जीवन बेहतर होता। तो इन चीज़ों के आधार पे हम प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे ताकि हमारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। और जब हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमारे मैक्सिमम लोगों की उसमें सहभागिता होगी, मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रौद्योगिकी के प्रणेता कहते हैं कि अगर तुम्हारी कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है तो इट शुड नॉट बी अंडर यूटिलाइज्ड, उसका जो है आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। और इस प्रोडक्टिविटी से क्या होगा कि लोगों को ज़रूरत की चीज़ें मिलती रहेंगी। मैक्सिमम जब प्रोडक्शन करेंगे तो मैक्सिमम लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, और जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो डेफिनेटली रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो समृद्धि आएगी। तो प्रोडक्टिविटी फैक्टर को भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तीसरा आते हैं हम, वो कहते हैं परचेजिंग कैपेसिटी। और आप याद करें कि इस परचेजिंग कैपेसिटी की चर्चा पीछे भी हुई है जब हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। तो उसमें जो दूसरा प्रिंसिपल है इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी, और जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे तभी भी मैंने बताया था कि भारतवर्ष आज के दिन में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में, प्रति व्यक्ति आय में हम 139th प्लेस पे हैं। तो प्रौद्योगिकी के प्रणेता प्रति व्यक्ति आय के कंसेप्ट को बिल्कुल खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का पैमाना व्यक्ति विशेष के समृद्धि का बिल्कुल परिचायक नहीं है। उसके समृद्धि या वेलबींग या वो अपनी चीज़ों को खरीद पा रहा है, उसके जो है उसका सबसे बेहतर पैमाना है परचेजिंग कैपेसिटी।
और जैसा उन्होंने कहा इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी, यहाँ भी वो कहते हैं कीप द मनी रोलिंग, मुद्रा को चलायमान रखो, पैसे को घुमाते रहो, मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करते रहो। इट शुड नॉट बी एक्यूमुलेटेड, इट शुड नॉट बी होल्ड, मनी की होर्डिंग नहीं कीजिए, एक्यूमुलेट मत कीजिए, उसको इकोनॉमी में दौड़ने दीजिए। वो जितना दौड़ेगा, वो पैसा जितना घूमेगा, आपके पैसे के अंदर जो इनहेरेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है उसके परचेजिंग की, वो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे होगा या होता है, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए भी, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं रहा कभी, और अर्थशास्त्र जो भी 10th 12th में पढ़ने 10th तक पढ़ने को मिला तो बड़ा ही बोरिंग लगता था मुझे, बहुत ही नीरस सब्जेक्ट रहा है। तो उसको इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से समझा पाना शायद मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा, बट एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अगर मैं आपको शेयर करूं तो शायद आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो ये प्रौध के प्रोग्राम्स मैं पिछले काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, लेकिन 2 साल से बहुत ही इंटेंसिव, बहुत ही रिग्रेसली मैं इसको कर रहा हूँ। तो मेरी इस एक्टिविटीज़ और क्या बोलते हैं हेक्टिक शेड्यूल को देख के मुकेश पंत दादा ने बोला कि अरे यार राजेश, आप बहुत दिन से काम कर रहे हो लगातार, आपने कोई ब्रेक नहीं लिया है, चलो मैं और आप कहीं घूम आते हैं। तो मैंने बोला ठीक है दादा, ले लेते हैं एक ब्रेक छोटा सा 5-7 दिनों का। तो बोले कहाँ चलेंगे? मैंने बोला दादा ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे गरीबी है, जहाँ लोग कष्ट में है, परेशानी में है। और आप ये देखिएगा, मैंने पहले भी कहा था, वो जगह हैं जहाँ लोग कष्ट और परेशानी में होते हैं, वो जगह बड़ी खूबसूरत होती है। आप झारखंड जाइए, बहुत खूबसूरत है। आप छत्तीसगढ़ जाएं, आप उड़ीसा जाएं, बहुत खूबसूरत प्रदेश है ये सब। एक नेचुरल ब्यूटी जो हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, पौड़ी, जम्मू कश्मीर को जो कुदरत ने बख्शा है वो तो अपनी जगह पे है ही है, बट ऐसे भी आप देखेंगे कि ये जगह है। तो हमने एक डिसाइड कर लिया, कोई भी आप जगह आप समझ लीजिए, अफ्रीका का भी देश हो सकता है, एशिया का कोई जो है देश जहाँ पे गरीबी है और अर्थव्यवस्था बड़े बुरे हालत में थी, वहाँ जाने का हमने फैसला किया। बट जगह बड़ी खूबसूरत थी। तो मैं और मुकेश पंत जी गए। जब वहाँ गए तो फिर नेचुरली है कि आप एक जब ट्रेवलर हैं, यात्री हैं, तो कहीं होटल में ठहरेंगे। तो हम जब गए एक होटल में, एयरपोर्ट के पास ही था, तो होटल देख के लगा नहीं कि ये रहने लायक है। तो मुकेश पंत दादा हमारे थोड़े जो हैं हाइजीन वाइजीन पे बहुत ध्यान रहता है उनका, तो उन्होंने कहा यार राजेश ने ये बहुत हाइजीनिक लग नहीं रहा है मुझे, तो एक बार ही ना इसका रूम वूम देख लेते हैं कि कैसा है। तो बोले देख लेते हैं। बट होटल वाले ने एक कंडीशन रखा कि हम आपको रूम तब दिखाएंगे जब आप एक अमाउंट डिपॉजिट करोगे। तो नॉर्मल मैं और मुकेश जी सीधे लोग हैं, हमने सोचा राजेश मुकेश की जोड़ी कि क्या करना है, ठीक है, नहीं पसंद आएगा तो नहीं ठहरेंगे, पैसे लेके चले जाएंगे। और जब मैं, मुकेश जी और वो होटल के जो ओनर ही बैठे थे उस वहाँ पे थे रिसेप्शन पे, हमारे उनके बीच जब संवाद हो रहा था, एक आदमी दूर खड़ा वहीं पे कोने में वो देख रहा था बड़े ध्यान से। तो वहाँ के करेंसी में, मान लीजिए कि हम भारतीय करेंसी में ही कहता हूँ कि 5,000 रुपये हमने उनको दिया और लगेज अपना वहीं रिसेप्शन काउंटर पे छोड़ के मैं और मुकेश दादा चले गए रूम देखने के लिए। वो आदमी जो खड़ा देख रहा था, चूंकि इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं थी और होटल के ओनर ने कह रखा था कि जो पहला पैसा आएगा वो मैं तुमको दूंगा सैलरी के तौर पे, तो मैं और मुकेश जी जैसे ही ऊपर को गए, वो होटल के ओनर ने वो पैसे उसको पकड़ा दिए। उन्होंने सोचा कि ये दोनों तो विदेशी हैं, आएंगे, अगर नहीं ठहरेंगे तो मैं देखता हूँ इनको कैसे मैनेज करना है। वो होटल ओनर के दिमाग में चल रहा था। और मैं और मुकेश जी तो ऊपर रूम देखने गए हुए थे। जब इस एम्प्लॉय को पैसे मिले, 5,000 रुपये लेके ये भागा और होटल के बगल में एक ग्रॉसरी की एक शॉप थी, वहाँ पे जाके उसने वो 5,000 रुपये डिपॉजिट किए। क्यों? क्योंकि सैलरी मिल नहीं रही थी, तो उसके जो खाने पीने का सामान था, उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी, वो उधार में उसको दे रहा था, क्रेडिट पे मिल रहा था। तो उसने भी कह रखा था कि मुझे जिस दिन सैलरी मिलेगी मैं आपका उधार जो है वो चुकता कर दूंगा। उसका भी लालच था कि अगर उधार चुकता कर दूंगा तो आगे फिर चीज़ें मिलती रहेंगी। तो उसने जाके वहाँ पे उनको पैसे दिए, ग्रॉसरी शॉप ओनर को। और पीछे ही उसी होटल के अंदर में ग्रॉसरी शॉप वाले का कोई फैमिली फंक्शन हुआ था। तो परेशानी होती है तो सबको होती है, तो उनकी भी कुछ उधारी बाकी थी होटल वाले के ऊपर। मान लीजिए कि 50,000 का बिल था, तो उन्होंने 40,000 रुपये तो पे कर दिए थे ग्रॉसरी वाले ने, 10,000 रुपया उनका भी उधार पड़ा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि यार होटल से पैसे आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो,
कि ये पैसे तुम जाके अपने ओनर को दे देना, बोलना मेरे अकाउंट में इस पैसे को वो डाल देंगे और मैं शाम को आके फिर उनसे बात कर लूँगा। और तब तक जो है ऊपर गए तो जैसा कि मुकेश दा ने कहा था कि राजेश जी ये हाइजीनिक लग नहीं रहा, तो वास्तव में नहीं था। तो मैं और वो ऊपर से 2 फ्लोर देख के नीचे उतरे, तो वी डिसाइडेड कि हमें ठहरना नहीं है। और ये एम्प्लॉय जो ग्रॉसरी शॉप में पैसा देने गया था, ग्रॉसरी शॉप वाले ने उसको वापस कर दिया और ये आके बोला कि उन्होंने पैसे आपको दिए हैं कि आप उनके अकाउंट में इसको डाल दीजिएगा। और मैं और मुकेश दा जब उतरे तो होटल के ओनर ने वो 5,000 रुपये हमारे हाथ में पकड़ा दिए। अब देखिए 5,000 हमने दिए और हमारे 5,000 हमारे पास वापस आ गए। बट इन बिटवीन काम कितने का हुआ? होटल वाले ने 5,000 रुपये की सैलरी अपने एम्प्लॉय को दी, उस एम्प्लॉय ने 5,000 रुपये का अपना उधार ग्रॉसरी वाले को चुकता किया और उस ग्रॉसरी वाले ने भी अपने 5,000 रुपये का उधार होटल वाले को चुकता किया। तो इसमें आप देखिए उस 5,000 रुपये में काम हुआ 15,000 रुपये का और हमारी प्रॉपर्टी फिर हमारे पास आ गई। हमारा वेल्थ जो मुकेश दा ने पैसे दिए थे 5,000 रुपये, वो फिर वापस जो है मुकेश दा के जेब में पहुंच गए। तो इसलिए प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं कि रुपयों का, धन का जो लिमिटेड है उसको होल्डिंग नहीं करोगे, उसकी एक्युमुलेशन नहीं करोगे, उसको इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में उसको दौड़ने दोगे और ये जितना दौड़ेगा, जितना घूमेगा, इसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस कहानी के माध्यम से मैं उस बढ़ती हुई परचेजिंग कैपेसिटी का भाव जो है आप तक पहुंचा पाने में सफल हो चुका होगा। और इसके कारण क्या होगा? परचेजिंग कैपेसिटी के कारण कि लोगों को जो चाहिए अपने जीवन की जो उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करें। सरप्लस हो पैसे उनके पास में, तो सिर्फ जीवन यापन ही तो नहीं होता है ना, कुछ अच्छी चीज़ें लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, कुछ घूमना चाहते हैं। तो ये परचेजिंग कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी लोगों की, तो नेचुरली वो अलग अलग चीज़ों में उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे एंड एवरी मनी विल बी पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। साथ ही वो कहते हैं कि चीज़ों की जो प्राइसेस हैं, कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं, उसको आर्टिफिशियली बढ़ाने की कोशिश नहीं करोगे, उनको स्टेबल रखने की कोशिश करोगे ताकि इन्फ्लेशन की मार जो है कस्टमर पे, कंज्यूमर पे ना पड़े। मतलब आर्टिफिशियल मंदी ना आए। और मंदी में जैसा मैंने पहले भी चर्चा की थी कि मंदी में क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, 2,000 का नोट तो होता है लेकिन उस 2,000 के अंदर में जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो आप जो परचेजिंग करते हैं वो कम परचेजिंग करते हैं। हमें एक्चुअली लगता है कि चीज़ों के दाम बढ़ गए, लेकिन वो उसके अंदर की इनहेरेंट परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। और एक और चीज़ कहते हैं कि पीरियोडिकली, समय समय के अंतराल पे लोगों के वेजेस और सैलरीज तो इंक्रीज करोगे। तो आप ये देखिए, याद कीजिए वो सूत्र नंबर 10, अतिरिक्तम प्रदातव्यम। तो वो जो है वहाँ तो उन्होंने मेरिट के सेंस में कहा, या फिर हम 11वें सूत्र को ले लेते हैं, सर्वनिम्न मान वर्धनम समाज जीव लक्षण, कि ये जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसको बढ़ाते रहने का नाम ही समाज है, जीवंत समाज है, अ वाइब्रेंट सोसाइटी। तो इसको हम लोग बढ़ाते रहना है। तो इस तरह से परचेजिंग कैपेसिटी हम लोगों को लगातार बढ़ाते रहना है। चौथी चीज़ उन्होंने, चौथा प्रिंसिपल दिया ब्लॉक लेवल प्लानिंग के लिए, वो है कलेक्टिव नेसेसिटीज़। अब कलेक्टिव नेसेसिटीज़ क्या है, इसको भी समझते हैं हम। कलेक्टिव नेसेसिटीज़ ये है कि अगर मान लीजिए हम खेती करना चाहते हैं, अपने ब्लॉक के एरिया के अंदर में हमारे पास बहुत फर्टाइल लैंड है, हम खेती करना चाह रहे हैं। तो खेती करना चाह रहे हैं तो सिर्फ खेत होने से तो नहीं होगा, बीज, सीड्स और फर्टिलाइजर तो खरीदे जा सकते हैं, बाई किए जा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट इरिगेशन वाटर? तो अगर हमने खेती करनी है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बनाना है, तो फर्स्ट हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि इरिगेशन वाटर हम लोग को मिले, वो उपलब्ध हो। अदरवाइज ये हमारा जो इनिशिएटिव है ये फेल हो जाएगा। यही इंडस्ट्री में भी होता है। इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि अगर आपके पास पावर सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, तो फिर आप इंडस्ट्री तो लगा लेंगे बट वो चलेगा नहीं। तो इसलिए
हम अपने ब्लॉक के अंदर में, जो हमारी पहली यूनिट है, ये सबसे बड़ी यूनिट नहीं है, ये पहली इकाई है, तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम जो भी, चाहे वो एग्रीकल्चरल करें या इंडस्ट्री में करें, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिनके बिना उसके फेल होने की संभावना बनती है, उन चीज़ों को हम लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है. इट शुड बी, मस्ट बी अंडर कंसिडरेशन, एंड इफ दीज चैलेंजेस आर नॉट मेट, डेफिनेटली दीज इंटरप्राइजेज आर गोइंग टू फेल. एक उदाहरण लेते हैं बिहार के बरौनी से. अब बरौनी में रिफाइनरी की, जो आप जानते होंगे सब लोग, कि वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री एक है बरौनी के अंदर में. अब बरौनी के आप देखिएगा तो 500 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पे भी वो क्रूड ऑयल नहीं है. जब ये फैक्ट्री लगी थी तो क्रूड ऑयल आसाम से आता था, और जब नॉर्थ ईस्ट में ही रिफाइनरीज लग गई तो वो क्रूड ऑयल बरौनी में आना बंद हो गया. अब आप सोचिए कि एक रिफाइनरी को बिठाने में कितना मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ होगा. तो जब उधर से क्रूड ऑयल आना बंद हो गया तो भारत की सरकार जो दूसरे देशों से क्रूड ऑयल मंगाती है, तो ये जो पारादीप पोर्ट पे, उड़ीसा के अंदर जो पारादीप पोर्ट है, वहाँ पे जो क्रूड ऑयल से उतरते हैं, अनलोडिंग होती है जिनकी, उनको पाइप के माध्यम से अब बरौनी भेजा जा रहा है. तो आप ये सोचिए, ये जो एक एक्सटेंसिव प्रोसेस, इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, कि फ्रॉम, पहले तो गल्फ से आया क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल है नहीं, तो वहाँ से हम मंगाए, और फिर पारादीप से हम पाइपलाइन से उसको बरौनी भेज रहे हैं. तो इस तरह की चीज़ों के लिए कहते हैं प्रभुत्व के प्रणेता कि जो तुम्हारे प्रोजेक्ट को, चाहे वो इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर, अगर वो उसको इकोनॉमिकली वाइबल नहीं बना पाता है या उसमें एक हिंड्रेंस है, तो इट शुड बी एड्रेस्ड इन एडवांस. आप फैक्ट्री लगाने के पहले बिजली मिले, इसको सुनिश्चित कीजिए, फिर ये जो है इंडस्ट्री लगाइए. या पैरेलल मैकेनिज्म हो सकता है कि जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोले कि ठीक है 3 महीने के अंदर हम आपको जो है पावर सप्लाई दे देंगे, वो इंश्योर कर दे, तो फिर जो है हमारी जो फैक्ट्री लगने में भी 3 महीने का समय लगेगा, तो पैरेलली वी कैन स्टार्ट इट. तो ये जो भी एक आप, और इसमें जब आप सारे एंगल्स को खुद से एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने इंडस्ट्री कितना, कैसे सक्सेसफुल हो, आपको लॉस में ना जाना पड़े, उनके सारे पहलुओं की इकोनॉमिकली उन्होंने उसका ध्यान रखा है. चाहे वो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हो, प्रोडक्टिविटी हो, परचेजिंग कैपेसिटी हो, या आपकी वो कलेक्टिव नेसेसिटी हो. तो जब हम इन सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे, इन प्रिंसिपल्स को, तो हम एक सक्सेसफुल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव चला सकते हैं, हम एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव चला सकते हैं, और जब ये दोनों रहेंगे तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव भी होगा. कंज्यूमर कोऑपरेटिव की भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक जगह होनी चाहिए, अगर वो अपनी नहीं है तो रेंटेड होनी चाहिए. अगर हम उसमें गुड्स रख रहे हैं तो गुड्स के लिए वेयर हाउस होना चाहिए. अब मान लीजिए आपने गेहूं तो ले लिया, या सॉरी आटा ले लिया, आपने शुगर ले लिया, लेकिन वेयर हाउस नहीं है, और पता चला आपका जो माल आया है, जो गुड्स आए हैं, वो आपके शॉप के बाहर, मतलब वो जहाँ पे हम कोऑपरेटिव चला रहे हैं उसके बाहर पड़ा हुआ है, और अनलोड होने के बाद ही पता चला बारिश हो गई, तो आपकी तो सारी चीज़ हो गई वेस्ट. तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो एक इंडस्ट्री को चलाने में ध्यान रखने की आवश्यकता है, उस सारी चीज़ों के ऊपर प्रभुत्व के प्रणेता ने लिख के हमें बताया है. गाइडलाइंस को लिखित में उन्होंने दिया है. तो वी हैव टू फॉलो व्हाट ही हैज़ गिवन, एंड व्हेन वी विल फॉलो हिज प्रिंसिपल्स, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सक्सीड. तो अब आते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा. तो जैसा मैंने बताया कि 6612 जो है वो 6612 ब्लॉक्स और अप्रॉक्स 6,40,000 विलेजेस हैं भारतवर्ष के अंदर में. तो आप जब रूरल एरिया में जाएंगे, विलेजेस के अंदर में जाएंगे, जिन विलेजेस को लेके 8-10 विलेजेस को लेके एक ब्लॉक बनता है, तो आप वहाँ पाएंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत काम हुआ नहीं है. वो एग्रो बेस्ड ही, बल्कि एग्रीकल्चर बेस्ड ही सोसाइटी है, खेती पे ही है. कोई अपने हल बैल से कर रहा है, कोई किसी का ट्रैक्टर किराए पे लेके कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री की कोई संभावना नहीं है, ना ही वैसे कोई वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी नहीं है. तो वो एक बहुत ही इकोनॉमिकली वो एक क्या बोलूँगा कि पुअर लेवल पे वो लोग हैं, रूरल एरिया जो है हमारा है.
तो यहाँ वो कहते हैं कि स्टार्ट जो है हमें करना है, स्टार्ट करना है, चूँकि वहाँ पे लेबर सरप्लस है, लोगों के पास सीजनल काम होते हैं, या तो जब खरीफ क्रॉप का टाइम आएगा या रबी क्रॉप का टाइम आएगा, तो इसी पीरियड में काम होता है, बाकी बहुत सारा पीरियड होता है जो लीन पीरियड होता है। तो वो कहते हैं कि इंटेंसिव लेबर रिलेटेड प्रोजेक्ट से स्टार्ट करोगे, मतलब जैसे अगर वहाँ सड़कें नहीं हैं तो सड़कों का काम करो, और अब रोलर का काम तो रोलर ही करेगा, तो लेकिन बाकी भी तो मैन पावर लगेगा ना, वो करते हैं। अगर इरिगेशन की सुविधा नहीं है तो नहर बनाते हैं, कैनाल बनाते हैं। अगर सारे लैंड्स पे हम खेती नहीं कर पा रहे हैं तो हम मैनुअल या जो भी ट्रैक्टर से करना चाहे करें, उसको कर सकते हैं तो उससे करें। तो लेबर इंटेंसिव हम प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें इनिशियली, सो दैट कि सभी लोगों को काम मिले, और जब सभी लोगों को काम मिलेगा तो फिर वही बात है कि लाइफ थोड़ा जब स्मूथ होने लगेगा तो फिर हम ब्रॉडर सोचना शुरू करेंगे कि नहीं, सड़कें तो बन गई, तो फिर वो कोई किसी स्टेट गवर्नमेंट का काम तो है नहीं कि अच्छा सड़क बन गया फिर उसको गड्ढा करो, फिर उसको जो है फिर से बनाओ। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम तो है नहीं कि अच्छा नाली जो है सीवेज सिस्टम जाम हो गया, तो आप देखे होंगे हर शहर के अंदर यही है कि नालियों को साफ करने के बाद उसमें से जो कूड़ा निकलता है उसको ड्रेनेज सिस्टम के पैरेलल छोड़ दिया जाता है, और उसको उठाने में इतना डिले किया जाता है कि वो धीरे धीरे उसमें से बड़ा हिस्सा फिर उसी में चला जाता है। क्यों? जब वो चला जाएगा तो फिर दोबारा काम करेंगे तो दोबारा पैसा आएगा, तो इट्स अ मनी मेकिंग सिस्टम फॉर देम। बट प्रौद्योगिकी की अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब लोग इंटेंसिव लेबर प्रोजेक्ट्स चल जाएंगे, सड़कें हमारी बन जाएंगी, हमारी नहरें बन जाएंगी, लोगों के पास थोड़ी समृद्धि भी आ जाएगी, थोड़ा इकोनॉमिकली वो वेल ऑफ हो जाएंगे, तो फिर जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो हमारे रिसोर्सेज के आधार पे हम चलाना चाहेंगे, फिर उसके लिए हम कंटेम्पलेट कर सकते हैं, हम सोच के उसके ऊपर आगे चल सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और थोड़ा और आगे चलते हैं कि इसके बाद वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं एक प्लानिंग बॉडी होनी चाहिए इसके लिए। किसान जो खेती करते हैं वो अशिक्षित हो सकते हैं, लेकिन अपने काम में वो मास्टर होते हैं। एक होटल मैनेजमेंट किया हुआ स्टूडेंट खाना बनाने में निपुण हो सकता है, लेकिन एक आदमी जो पिछले 10-20 साल से किसी ढाबे पे या अच्छे रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, उसने कभी होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा खाना नहीं बनाता है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं उसमें एक अपनी निपुणता होती है, उसमें एक अलग तरह का परफेक्शन होता है। और इस परफेक्शन का मैं कहता हूँ कि एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, आप अपने शहर को एक बार आंख बंद करके देखिए और आप पाएंगे कि एक मोटर बाइक रिपेयरिंग वाला है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, लेकिन लोग फिर भी वेट करते हैं कि यार मुझे ना अपनी बाइक तो इन्हीं से बनवानी है, यार मेरा कार जो है, अगर आप कार शोरूम में नहीं ले जा रहे हैं तो लोगों की प्रायोरिटी होती है नहीं यार उसी के पास ले जाना है। तो वही स्थिति खेती के अंदर में भी है कि हो सकता है कि हमारे किसान भाई पढ़े लिखे ज़्यादा ना हो, लेकिन जो वो खेती करते हैं उसकी उनको बहुत समझ होती है। तो एक प्लानिंग बॉडी बनाने की बात करते हैं प्रौद्योगिकी के प्रणेता। वो कहते हैं कि उस प्लानिंग बॉडी के अंदर में अलग अलग विधाओं के अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होंगे। खेती कर रहे हैं तो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स होंगे, अगर हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होंगे। जैसा मैंने कहा कि ब्लॉक लेवल जो है एक बहुत बड़ी इकाई नहीं है, बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, तो कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल इंडस्ट्री हम लेके चल रहे हैं तो उनके एक्सपर्ट्स होंगे। अगर मान लीजिए कि वो बेल्ट अगर शुगर केन का है तो वहाँ हम शुगर फैक्ट्री लगा सकते हैं, तो शुगर फैक्ट्री लगाने के एक्सपर्ट्स हमें चाहिए, तो वैसे लोग हमें चाहिए होंगे। हम जहाँ रहते हैं वो हमारा पूरा एक जो परिवेश है जिसको हम इकोलॉजी या इन्वायरमेंट कहें, तो उसके भी हमें एक्सपर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रौद्योगिकी के प्रणेता सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं सोचते, वो पशु पक्षी पेड़ पौधों की भी बात सोचते हैं। तो कहते हैं कि और ये जो इंडस्ट्री से जो कार्बन एमिशन होता है, जो पॉल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं कि इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए उसके भी एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तो जितनी ये विधाएं हैं, खेती कर रहे हैं तो सॉइल कंजर्वेशन वाले भी एक्सपर्ट होने चाहिए, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो इंजीनियर्स हमारे पास होने चाहिए हमारे प्लानिंग बॉडी के अंदर में, ताकि एक्सपर्ट्स लोग उसको सजेस्ट करें कि कैसे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कम कॉस्टिंग के अंदर में इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते हैं, अपने एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव को हम खड़ा कर सकते हैं।
और इसके अंदर में हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, क्योंकि प्रौद्ध के प्रणेता ने डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में कहा, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का जो तीसरा सूत्र है, इकोनॉमिक अफेयर्स शुड बी इन द हैंड्स ऑफ लोकल पीपल। तो एक्सपर्ट्स तो हमने ले लिए, लेकिन हमें फिर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी उसमें हम रखेंगे, जो कि चीज़ों के साथ बिल्कुल ना सिर्फ इंटरेक्ट करें बल्कि उसकी इन्वॉल्वमेंट भी हो। और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको समाज चुन के भेजेगा। और समाज किनको चुन के भेजेगा? देखिए, अभी के स्थिति में आपको लगेगा कि ये चीज़ें संभव नहीं है, लेकिन चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो नहीं रुकने वाली विधा है। हर क्षण बदलाव हो रहा है। कुछ सेल्स मर रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ वायरस मर रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। एक एक सेकेंड हम लोग जो है अपना एज लूज कर रहे हैं। तो एवरी सेकेंड इट्स चेंजिंग समथिंग। तो वो जो चेंज है वही इनएविटेबल है, वही होने वाला है। तो उसमें क्या है कि आने वाले समय में कलेक्टिव वेलफेयर से लोग प्रेरित होंगे, आत्म सुख तत्वों से प्रेरित नहीं होंगे, बल्कि सम समाज तत्व, कलेक्टिव इंटरेस्ट और वेलफेयर से लोग गाइड होंगे, मोटिवेटेड होंगे। और वो लोग वैसे लोगों को अपना नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे जो कि उनके हित की बात वहाँ जाके उस प्लानिंग बॉडी के अंदर में रखेंगे भी और देखेंगे भी। तो इस तरह जो प्लानिंग बॉडी होगी वो हमारे एक ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करेगी। अब ब्लॉक, जैसे मैंने कहा कि 8-10 गाँवों का एक यूनिट होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे एक्सपर्ट्स हमें मिल जाएं। तो अगर ये एक्सपर्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं अपने ब्लॉक के अंदर में, तो ये ब्लॉक एक समाज का हिस्सा है। जो हम बात कर रहे थे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुपिफिकेशन की, एक समाज की, तो वो किसी न किसी समाज के अंदर आएगा। और प्रौद्ध के प्रणेता ये नहीं कहते हैं कि एक ब्लॉक का पैसा दूसरे ब्लॉक में नहीं जाएगा, ये नहीं कहते हैं वो। उनकी कोशिश ये है कि एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट का पैसा, वेल्थ दूसरे यूनिट में ना जाए, ये जरूर वो कहते हैं। बट चूंकि हम एक ही सोशियो इकोनॉमिक यूनिट में हैं, तो 100% आपको इन सारे विधाओं के एक्सपर्ट्स आपको अपने सोशियो इकोनॉमिक यूनिट में मिल जाएंगे। हम उनकी सेवाएं लेंगे, उनके सर्विसेज लेंगे। इन वर्स्ट केस, if we are not getting a technical or professional expert from our own society, in that case we can hire someone from outside। but फिर वही बात होगी, वो ध्यान रखना होगा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का चौथा सूत्र कि no outsider should be allowed to interfere into the local economic affairs। तो उनकी जो लिमिटेशन है वो सिर्फ अपनी एक्सपर्टाइज को देने तक होगी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं होगी वो। तो ये हुआ हमारा प्लानिंग बॉडी और कैसे वो फंक्शनल होगी, अब आप लोग विजुअलाइज कर रहे होंगे। अगला उन्होंने बताया रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज। एक ब्लॉक की एक अपनी उसके भी डिमार्केशंस हैं कि हाँ ये गांव जो है इस ब्लॉक के अंदर में आते हैं। उन गांवों की भी अपनी सीमाएं हैं। हमें मालूम है कि गांव यक्स कहाँ से मतलब ख़त्म होता है। जैसे मेरे गांव का नाम है खड़दहा, तो खड़दहा कहाँ ख़त्म होता है और मेरे पड़ोस का गांव कहाँ से शुरू होता है, ये हम जानते हैं। वो कोई बाउंड्री लाइन वहाँ पे नहीं डाली गई है, बट इट इज़ डिमार्केटेड समवेयर कि ये है। तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे ये जो 10 गांव हैं, अब जैसे नदियाँ क्या है, वो चलती तो है लेकिन कई बारी अपना जो है वो रुख चेंज करती हैं। उसमें कई बारी है, अगर वो रिवर है, आ रही है नदी, तो बाढ़ में या किसी और कारण से वो थोड़ा सा अपना रूट जो है डाइवर्ट करती है। तो रूट डाइवर्ट करती है तो एक ब्लॉक जो पहले नदी के इस तरफ होता था, सडनली आप पाते हैं कि वो कुछ लंबे अंतराल में या कुछ अंतराल में वो दूसरी तरफ जा चुका है। तो अब क्या है, ठीक है कि ऐसे तो आज के परिप्रेक्ष्य में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज जो ब्लॉक्स बने हैं इनको बनाने का जो कंसिडरेशन है या जो फैक्टर है, बेसिकली वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे बनाए गए हैं। स्वजातीय लोग एक जगह रहे, एक तरह के लोग एक जगह पे रहे, तो उस तरह से उसका राजनीतिक आधार रहा है। तो प्रौद्ध के प्रणेता कहते हैं कि नहीं, इसको जो है अगर आवश्यकता पड़ती है तो इन ब्लॉक्स की बाउंड्रीज को तुम रीड्रॉ करो, एंड द कंसिडरेशन शुड बी द फैक्टर विच नीड टू बी कंसिडर्ड। वो जो हम ध्यान रखेंगे वो हम ध्यान रखेंगे उसका इकोनॉमिक कंडीशंस का, कि वो हमारे लिए इकोनॉमिक वाइबल बनाए, हमारे टोपोग्राफी से, हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स से, हमारे सॉइल से वो मैच करता हो।
तो इन फैक्टर्स का हम ध्यान रखेंगे। और इसमें फिर मैं थोड़ा सा ले चलूँ आपको कि नदी ने जब हमारे ब्लॉक को बाइफर्केट कर दिया, तो मान लीजिए कि एक गांव जो हमारे ब्लॉक का हिस्सा था वो उधर चला गया, और बजाय कि अब वो हमारे ब्लॉक में इकोनॉमिकली वाइबल होने के, वो पड़ोस के ब्लॉक में ज़्यादा वो इकोनॉमिकली सूटेबल है, तो कहते हैं कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इट्स अबाउट कलेक्टिव वेलफेयर, सबके कल्याण की बात है, सबके बेटरमेंट की बात है, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे बनाए गए ब्लॉक्स का इकोनॉमिक कंसिडरेशन के आधार पे रीड्राइंग को वो प्रमोट करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। तो if demands, if requires, we can redraw the boundaries of blocks on the basis of टोपोग्राफी, जोग्राफिकल एरिया, जो मैंने ये बोला रिवर बेल्ट कि हम इधर पढ़ते हैं या उधर पढ़ते हैं, तो इस तरह से चीज़ों को हम रीड्रॉ करें ताकि वो इकोनॉमिकली और कमर्शियल ज़्यादा वायबल हो। और फिर इसके बाद हम क्या ध्यान रखेंगे? इसके बाद हम ध्यान रखेंगे वो है इंटर ब्लॉक प्लानिंग। इंटर ब्लॉक प्लानिंग में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? जो मैंने सोशियो इकोनॉमिक यूनिट की बात की थी तभी भी था कि हमारे कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कॉमन इकोनॉमिक पोटेंशियल्स, हमारे रिसोर्सेज, हमारा मैन पावर, हमारे जोग्राफिकल फीचर्स, हमारी टोपोग्राफी कि हमारी भौगोलिक स्थिति क्या है, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, किन चीज़ों की हमें आवश्यकता ज़्यादा है, किन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, उन सारे आधार पे, उन सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करके हम अपने ब्लॉक की डेवलपमेंटल प्लानिंग करेंगे, जिसको कि उन्होंने नाम दिया इंट्रा ब्लॉक प्लानिंग। इंट्रा मतलब एक ब्लॉक के अंदर, और ये सारे फैक्टर्स वो प्लानिंग बॉडी जो है इन सारी चीज़ों को कंसीडरेशन में लेगी, और उन कंसीडरेशंस के आधार पे रिसोर्सेज, मैन पावर, ज़रूरत, उन सारी चीज़ों के आधार पे हमारी प्लानिंग बॉडी प्रपोजल्स देगी कि हाँ इतने में हमें खेती करना चाहिए, यहाँ पे इंडस्ट्री बिठाना चाहिए, ये इंडस्ट्री बिठाना बेहतर होगा, ये हमारे लिए इकोनॉमिकली वाइबल होगा, कमर्शियली वाइबल होगा, तो वो फिर प्लानिंग बॉडी बताएगी और उस हिसाब से हम अपना इंट्रा ब्लॉक प्लानिंग करेंगे। इंट्रा मतलब फिर से कह रहा हूँ, सारे पढ़े लिखे लोग हैं बट फिर भी कुछ लोगों के लिए कि वो एक ब्लॉक के अंदर की डेवलपमेंटल प्लानिंग। अगला स्टेज क्या होगा? अगला स्टेज हमारा है इंटर ब्लॉक प्लानिंग। क्यों? मैंने कहा कि ये हमारी सबसे छोटी इकाई है या पहली इकाई है प्रौद्योगिकी के डेवलपमेंटल प्लानिंग की। तो एक जो ब्लॉक है वही सब कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कई सारे ब्लॉक्स के साथ कोऑर्डिनेशन में करना पड़ेगा। अब जैसे आप पावर प्लांट की बात ले लीजिए, तो 1, 2, 4, 5 लोगों के लिए वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, तो या वो पावर प्लांट की बात हो, इरिगेशन सिस्टम की आप बात ले लीजिए, या थोड़े और बेसिक्स पे आते हैं। हर ब्लॉक के अंदर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो हो सकता है और होना भी चाहिए, हो सकता है नहीं बल्कि होना ही चाहिए, लेकिन क्या हर ब्लॉक के अंदर में एक हॉस्पिटल जो है संभव है? तो शायद नहीं है। तो 2-3 जो है वो ब्लॉक्स को मिला के करें, और अगर एक मल्टी स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आवश्यकता है तो फिर वो 2-3 ब्लॉक्स के साथ संभव नहीं होगा, उसमें कई सारे ब्लॉक्स को जो है इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो इंटर ब्लॉक प्लानिंग है, ये इंटर ब्लॉक प्लानिंग भी पैरेलली चलती रहेगी। हर ब्लॉक अपने अपने ब्लॉक का डेवलपमेंटल प्लानिंग तो खुद बनाएगा, लेकिन अदर देन देयर ओन डेवलपमेंटल प्लानिंग्स, जो बाकी जगह पे जहाँ एक ब्लॉक के बस की बात नहीं है, तो उसको जहाँ पे कई सारे ब्लॉक्स को साथ होके काम करने की आवश्यकता होगी। जैसा मैंने कहा, अब जैसे आप कॉलेजेस की बात ले लीजिए, तो आप हर ब्लॉक में कॉलेज नहीं खोल सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी की बात ले लीजिए, तो हर ब्लॉक के अंदर में यूनिवर्सिटी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कई सारे ब्लॉक्स के अंदर में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के आधार पे चीज़ें तय होंगी कि हम 3-4 ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव्स, 5 ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे और फिर ये सुनिश्चित करें कि हॉस्पिटल किस ब्लॉक में बनना बेहतर होगा, कैसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। एक ब्लॉक है जहाँ पे कि वो थोड़ा समृद्ध है,
और वो फाइनेंशियली या कह सकते हैं कि अच्छा आप हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, मेरे ब्लॉक में बनाइए, हम इसको फाइनेंस भी करेंगे थोड़ा। लेकिन अगर हम ये देखें तो हम ये पाते हैं कि दूर का एक ब्लॉक है जो थोड़ा ट्राइबल बेल्ट में आता है, वहाँ मरीजों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो बजाय कि ये एक स्वस्थ ब्लॉक के अंदर में हम एक सुपर हॉस्पिटल ना बना के उस जगह हॉस्पिटल को बनाएं जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। फिर वही बात है, एक ब्लॉक जो कहता है कि नहीं आप यूनिवर्सिटी खोलिए, हम ज़मीन देंगे अपनी, लेकिन पता चला कि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 20-30 किलोमीटर दूर किसी ब्लॉक के अंदर में पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी करते हैं अलग अलग जगह पे। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की थी कि अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या 8,000 और मुंबई के साथ सटे हुए ठाणे डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या 1,10,00,000। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो जनसंख्या का घनत्व है वो हर जगह वेरी करता है। तो एक ब्लॉक वो ज़मीन दे सकता है, उसके लिए फाइनेंस भी कर सकता है, बट बच्चों की जो डेंसिटी है या जो पढ़ने की इंटेंसिटी है वो किसी और ब्लॉक में ज़्यादा है। तो प्रभुत्व के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का सिद्धांत कहता है कि वी हैव टू ओपन दिस यूनिवर्सिटी ऑन दैट ब्लॉक। और ये होगा कैसे? क्योंकि हर आदमी तो यही चाहेगा ना कि उसके ब्लॉक में हॉस्पिटल हो, उसके ब्लॉक में यूनिवर्सिटी हो। तो ये होगा कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन से और कॉपरेशन से। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी आपको ये चीज़ें असंभव लग रही होंगी, लेकिन क्यों लग रही हैं? क्योंकि हम अभी जो समाज है वो आत्म सुख तत्वों में जी रहा है। लेकिन जब सम समाज तत्वों में जीने लगेंगे, जब सबके कल्याण के भाव से जीने लगेंगे, तो ये चीज़ें बिल्कुल आसान होंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर फिर भी इस म्यूचुअल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से बात नहीं बनती है तो उसके लिए भी मैकेनिज्म दिया है प्रभुत्व के प्रणेता ने कि तुम रीजनल बॉडीज बनाओगे, प्लानिंग बॉडीज बनाओगे या नेशनल प्लानिंग बॉडीज बनाओगे, और इनका काम होगा इन ब्लॉक्स के अंदर में एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के माहौल को बनाना। मान लीजिए किसी बात पे हमारा डिसएग्रीमेंट हो गया और हम नहीं तैयार हो पा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि एक हॉस्पिटल का ही हम ले लेते हैं एग्जांपल, कि वो स्टक हो जाता है कि नहीं, जिनके पास पैसा है वो कहते नहीं भाई साहब खुलेगा तो हमारे ही ब्लॉक में खुलेगा, नहीं तो हम तो नहीं हम इसमें कॉपरेट नहीं करेंगे। तो इन दैट केस दीज रीजनल और नेशनल बॉडीज एज रिक्वायर्ड वो फिर पिच इन करेंगी। रीजनल बॉडीज कैसे होंगी? वो जैसे एक समाज की अपनी बॉडी होगी, क्योंकि एक समाज के अंदर में भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑन एवरेज आपके एक समाज में 150 ब्लॉक्स आएंगे, 150 ब्लॉक्स। अब आप पूछेंगे कि दादा आपने ये कैसे मैकेनिज्म निकाल दिया कि एक समाज के अंदर में 150 ब्लॉक्स आएंगे? तो मैंने कोई ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया है, एक बहुत सिंपल सी मैंने कैलकुलेशन की है। 6,612 ब्लॉक्स डिवाइडेड बाय 44 समाजेस एंड इट कम्स टू 150.27। तो 0.27 को छोड़ देते हैं, सिर्फ 150 ले लेते हैं ऑन एवरेज। नेचुरली इट विल वैरी, किसी में 140 होगा, किसी में 160 होगा, बट एक एवरेज वाली मैं बात कर रहा हूँ कि ऑन एवरेज 150 ब्लॉक्स होंगे। और ये जो ऐसा नहीं है कि मेरा मेरे पड़ोसी वाले के साथ होगा, इस 150 में जो उस एंड पे है, साउथ एंड पे है, नॉर्थ एंड पे है, वेस्ट एंड पे, तो उनका भी तो अगल बगल वालों से वो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो एक तो हमारे समाज की जो है वो एक बॉडी होगी, जो रीजनल बॉडी आप उसको कहिए, जो इंट्रा समाज उनको फैसिलिटेट करेगी। इंट्रा समाज के अलावा भी स्टेट लेवल पे आपको कोऑर्डिनेशन या कॉपरेशन कमिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम बिहार का। बिहार के अंदर में क्या है, आज जो बिहार प्रदेश की पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर में 4 समाज आते हैं, मैथिली, अंगिका, मगही और भोजपुरी। भोजपुरी का कुछ हिस्सा, काफ़ी बड़ा हिस्सा बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, और एक डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का भी आता है इसके अंदर में, बट वो 4। वैसे करीब करीब हर जो आज के पॉलिटिकल स्टेट हैं, हर स्टेट के अंदर में अलग अलग समाज हैं, एक से ज़्यादा समाज हैं। उत्तराखंड की बात करें तो गढ़वाली समाज भी है, कुमाऊनी समाज है। हिमाचल में आ जाए तो सिरमौरी समाज और
शायद पहाड़ी है वहाँ पे। कश्मीर आप जाएँ तो डोगरी और कश्मीरी समाज है, लद्दाखी समाज है, तो ये हर जगह है। आप महाराष्ट्र में आए तो सह्याद्री और विदर्भ है, आप उड़ीसा जाएँ तो कौशल और उत्कल है, तो है। तो एक तो हो गया इंट्रा समाज कोऑर्डिनेशन, फिर हुआ इंटर समाज कोऑर्डिनेशन। जैसे बिहार के कहा कि 4 समाज आएंगे तो स्टेट लेवल पे फिर उनके कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ों पे हम बेवजह अड़ जाते हैं ना, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि लोगों के का कलेक्टिव वेलफेयर हैम्पर ना हो, तो फिर उनको बिठा के फिर बात की जाए। एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन चलाना है बिहार के अंदर में, तो 4 समाज, तो नेचुरली एक समाज तो फिर उसके ऊपर आधिपत्य रखेगा नहीं, एक समाज की मोनोपोली तो होगी नहीं, तो फिर वो कैसे होगा? तो फिर वही जो ये अपनी हमारी बॉडी है, रीजनल बॉडी है, दे विल प्ले, या रीजनल तो हो गया आपका इसमें समाज के लिए, स्टेट बॉडी जो है वो फिर एक रोल प्ले करेगी और चारों समाजों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम करेगी, समन्वय का करेगी, ताकि जो बस सर्विसेज हैं वो स्मूथली शुरू भी हों, ऑपरेट भी हों विदाउट एनी हिंड्रेंस। और यही चीज़ फिर नेशनल लेवल पे भी आता है। नेशनल लेवल पे कैसे आता है इसको हम समझते हैं, रेलवेज़ के माध्यम से या नेशनल हाईवेज़ के माध्यम से। अब ग्रैंड ट्रंक रोड कलकत्ता से लेके लाहौर तक, तो आप सोचिए कितने सारे समाज इसके बीच में पड़ते हैं। आज के दिन के रेलवेज़ जो पूरे भारत की लाइफलाइन है और सबसे बड़ा कनेक्टिंग फोर्स है, तो अगर रेलवे सर्विसेज स्टार्ट करना है तो मतलब पूरे भारत के 44 समाजों के समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए फिर नेशनल बॉडी होगी जो एक कोऑर्डिनेशन का काम करेगी, लोगों के बीच में समन्वय का काम करेगी, ताकि जो हमारी डेवलपमेंटल प्लानिंग है, हमारे रिसोर्सेज का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, वो किसी तरह से हिंडर ना हो, उसमें कोई बाधा ना पड़े और हम सब लोगों का कलेक्टिव डेवलपमेंट हो, हम सब लोगों का कलेक्टिव वेलफेयर जिसमें निहित है। लेकिन जब ये रीजनल बॉडीज़, जब ये स्टेट बॉडीज़, ये नेशनल बॉडीज़ जब हमारे कोऑर्डिनेशन का काम कर रही होंगी, हमारे अलग अलग ब्लॉक्स या समाजों के बीच में समन्वय का काम कर रही होंगी, तब हमारे लोकल डेवलपमेंटल प्लानिंग में उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो देखिए किस तरह से, मैं बार बार कह रहा हूँ, there is no ambiguity in the principles given by प्रवृत्त प्रणेता। एकदम ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर, नो डुप्लिसिटी, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है उसके अंदर में। और जब हम इस तरह से एक एक ब्लॉक को खड़ा करेंगे तो एक एक ब्लॉक से जिला बनता है, डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के हमारा समाज बनता है, कई समाजों को मिला के हमारा राज्य बनता है, और कई राज्यों को 28 प्रदेश और 9 केंद्र शासित प्रदेश। पहले ये 29 और 7 होते थे, अब थोड़ा लास्ट ईयर से ये कैलकुलेशन चेंज हो गया है, अब हमारे पास 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये सब मिला हमारा राष्ट्र, इन सारे राज्यों में एक विश्व बनता है। इसी महाविश्व की, इसी विश्व सरकार की संकल्पना जो है प्रणेता की असली संकल्पना है, बट थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। विश्व एक हो, पूरे विश्व के सारे लोग एक भाई बहन की तरह सबके कल्याण के लिए जिए, काम करें, लेकिन शुरुआत कहाँ से? अपने ब्लॉक से। एक एक ब्लॉक डेवलप होगा तो ग्रेजुअली पूरी कायनात हमारी जो है, दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड व्हेन द इंटायर ग्लोब विल बी डेवलप्ड। उसका जो सुस्वादु फल है, ये शब्द उनके हैं कि उसका फायदा सबको मिलेगा, सबकी उन्नति होगी, सबकी प्रगति होगी, सबका बौद्धिक विकास होगा। और जब सबका बौद्धिक विकास होगा तो लोग आत्म सुख तत्वों में नहीं जिएंगे, सम समाज तत्वों में जिएंगे, आध्यात्मिक पथ की ओर चलेंगे जिसमें सबका कल्याण निहित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूँ। बहुत हो गया, के सवाल हैं तो लेना चाहूँगा, अदरवाइज आप मुझे लिख देंगे, जैसे मैं लगातार जवाब दे रहा हूँ मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे लग रहा है कि 1 घंटे से ऊपर का वीडियो जो है बाद में देखना बहुत ही टीडियस होता है लोगों के लिए, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, वाइंड अप करते हैं। और ये आपको याद दिलाता चलूँ
कि कल का जो क्लास है, कल का जो सेशन है वो हमारा आखिरी सेशन है जिसमें हम थोड़ी सी चर्चा क्वाड्री डायमेंशनल इकोनॉमिक्स की करेंगे, लेकिन ज़्यादा चर्चा हम एक्शन प्लान की करेंगे कि कैसे हम प्रभुत्व को इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम प्रभुत्व को जनमानस में लेके जाएं, कैसे प्रभुत्व के प्रति जनमानस की सहभागिता, इन्वॉल्वमेंट बढ़े। इस पे कल विस्तार से चर्चा करें। और आपके मन में अगर कोई प्रश्न होंगे तो आप अपने प्रश्न पहले से तैयार रखेंगे। कल मिलते हैं 10 बजे इस सीरीज़ के आखिरी सेशन में। कल एहसान भाई, मैं कल आपका जवाब देता हूं थोड़ी देर में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कल 10 बजे फिर मिलते हैं। नमस्कार।